गुजरात में बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी के सारे दिग्गज धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 रैलियां की तो कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी चुनावी रैलियां की। योगी आदित्यनाथ मोरबी पहुंचे और हादसे के दर्द को जनता के साथ साझा करने की कोशिश की। वहीं शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा ने कच्छ में रैलियां की। कल से पीएम मोदी 3 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गुजरात में 8 रैलियां करेंगे। एमसीडी चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है और आरोप लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल ने जूनियर इंजीनियर से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। बीजेपी के आरोपों से आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल ने इनकार कर दिया और वीडियो को फर्जी बताकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात की। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली यानी डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जसमीन शाह को बर्खास्त कर दिया गया और दफ्तर को सील कर दिया गया। जसमीन शाह पर केजरीवाल के सियासी फायदे के लिए पद के दुरुपयोग का आरोप है। वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी संग्राम थम नहीं रहा। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि ऐसा बयान किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। उधर महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर 2 चिट्ठियां पोस्ट की। दावा है कि ये चिट्ठियां महात्मा गांधी ने अंग्रेज अफसरों लॉर्ड चेम्सफोर्ड और ड्यूक ऑफ कनॉट को भेजी थी। इनमें से एक की आखिरी लाइन में लिखा है, योर एक्सीलेंस ओबीडियंट सर्वेंट एम.के. गांधी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पार्टी की कमान युवाओं की अगली पीढ़ी को सौंपी जाए। श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य उन्हें अब पार्टी का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं देता। अब पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए 5 दिसंबर को चुनाव होगा। फारूक अब्दुल्ला के पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला पार्टी की कमान संभालेंगे। फारूक अब्दुल्ला पहले ही विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ा फैसला लेते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पारदर्शिता का वादा किया था और हमने इसलिए विधानसभा लाइव की। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ओपीएस की अदायगी के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के पास जमा 17,000 करोड़ रुपए के कॉप्स फंड का प्रयोग कर सकती है, लेकिन इसे हासिल करना पंजाब सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। आतंकी फंडिंग के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि ये सभी जानते हैं कि आतंकवादी संगठनों को कई स्रोतों से धन प्राप्त होता है। इसका एक स्रोत किसी एक देश का समर्थन भी है। कुछ देश अपनी विदेश नीतियों के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वो उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। लखनऊ में लड़की को 4थी मंजिल से फेंकने के आरोपी सूफियान को पुलिस ने एक मुठभेड़ में पकड़ लिया। उसके दाएं पैर में गोली लगी है। उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। आज सुबह ही पुलिस कमिश्नर की ओर से सूफियान पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। सूफियान और उसका परिवार मंगलवार की रात घटना के बाद से फरार था। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि वो दुबग्गा इलाके में है। इसके बाद पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले जाने वाला पहला T20 मुकाबला आज रद्द हो गया। बारिश की वजह से एक भी गेंद का खेल नहीं हो सका। 3 मैचों की सीरीज का अगला मैच अब रविवार को माउंट मोंगानुई में होगा। T20 मैचों की सीरीज में भारत की कप्तानी हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की कमान केन विलियमसन ही संभाल रहे हैं। मौजूदा सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल को आराम दिया गया है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का परीक्षण किया। ये मिसाइल जापान की समुद्री सीमा में जाकर गिरी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बैलिस्टिक मिसाइल 15,000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर अमेरिका ने आपत्ति जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने नॉर्थ कोरिया पर परमाणु और बैलिस्टिक हथियारों की टेस्टिंग को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके बावजूद लगातार मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं। इससे पहले मई में भी परीक्षण किया गया था।
दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में साहित्य के सबसे बड़े उत्सव साहित्य आज तक की शुरुआत हो गई। इस मौके पर इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने कहा कि कला में कोई भेदभाव नहीं होता, जो बात दिल को छू जाए उसकी कुछ और ही भाषा होती है। पहले दिन साहित्य आज तक में कुतले खान ने अपनी शानदार गायकी से समा बांधा। मुरारी बापू ने अध्यात्म की बात कही। वहीं कार्यक्रम में दीप्ति नवल ने भी हिस्सा लिया। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में करीब 300 साहित्यकार और कलाकार जुटेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि 26 साल की श्रद्धा वालकर पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ी, इतनी सक्षम थी कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती थी, अच्छे भले परिवार से आती थी, सक्षम परिवार से आती थी, लेकिन फिर भी आफताब जैसे हिंसक लड़के के साथ वो रिश्ता तोड़ नहीं पाई, उसी हिंसक रिश्ते में बनी रही। जो हिम्मत श्रद्धा ने अपने परिवार के खिलाफ दिखाई, अपने परिवार के खिलाफ बगावत की और इस लड़के के साथ रहने लगी, वो हिम्मत इस लड़के के साथ रिश्ता तोड़ने में वो क्यों नहीं दिखा पाई। आज दिल्ली पुलिस की एक टीम ने बताया है कि वर्ष 2019 में जब आफताब और श्रद्धा की मुलाकात हुई थी, तभी से श्रद्धा को यह बात पता थी कि आफताब गुस्से में अपना मानसिक संतुलन खो देता है और अक्सर वो गुस्सा होने पर मारपीट करता है। वर्ष 2019 से लेकर 18 मई 2022 के बीच लगभग 3 साल आफताब और श्रद्धा के बीच जितनी बार भी झगड़े हुए, उन झगड़ों में हर बार आफताब ने श्रद्धा के साथ मारपीट की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि श्रद्धा ने इस हिंसा के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठाई और श्रद्धा इस रिश्ते में 3 साल तक इसी तरह पिटती चली गई, हिंसा का शिकार होती चली गई, लेकिन वो इस रिश्ते से बाहर नहीं आई। ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्रद्धा इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाई। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है कि जिस लड़की को अपने माता पिता की 2 बातें बर्दाश्त नहीं थी, वो लड़की 3 वर्षों तक आफताब से न सिर्फ पिटती रही, बल्कि उसने आफताब को रोकने के लिए भी कभी कुछ नहीं किया। जबकि श्रद्धा की परवरिश मुंबई जैसे एक बड़े मेट्रो शहर में हुई थी। उसने एक ऐसे स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई की थी जहां आम बच्चों को अक्सर दाखिला भी नहीं मिल पाता, यानी बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई की, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की, और उसने मुंबई में, ये कॉलेज मुंबई में है, और यहीं से श्रद्धा ने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशंस में मास्टर्स की पढ़ाई की। सोचिए, मास्टर्स की पढ़ाई की जिस लड़की ने, वो भी जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, ये लड़की आगे चलकर एक बड़ी पत्रकार बन सकती थी। इसलिए आज बड़ा सवाल यही है कि जब श्रद्धा इतनी पढ़ी लिखी थी, इतनी सक्षम थी, परिवार भी सक्षम था कि उसे किसी पर भी निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो वो आफताब की हिंसा को क्यों सहती रही और उसने कभी भी आफताब के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत क्यों नहीं की। और अगर हमारे देश में पढ़ी लिखी सक्षम महिलाओं की यह स्थिति है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज हमने बहुत रिसर्च किया और साथ ही हमने कुछ साइकेट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ काउंसलर से भी बात की कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो ऐसी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाती कि वो इस तरह के जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं उनसे वो बाहर निकल जाए। सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े बताते हैं और ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं, लेकिन ये हमारे देश की कड़वी सच्चाई है। आंकड़े ये कहते हैं कि हमारे देश में श्रद्धा जैसी एक नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लड़कियां हैं जो किसी रिश्ते में शारीरिक और यौन हिंसा का शिकार होने के बावजूद खुद को कभी भी उससे बाहर नहीं निकाल पाती। ऐसी करोड़ों महिलाएं हमारे देश में आज भी हैं। भारत सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक हमारे देश में 18 से 49 साल की हर 3 में से 1 महिला ने जीवन में शारीरिक और यौन हिंसा से संघर्ष किया है। सोचिए, यहां बड़ी बात यह है, हर 3 में से 1 महिला, यानी हर तीसरी महिला। और यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आंकड़े इससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। हो सकता है कि यहां आपको हर तीसरी महिला दिख रही हो, वो इसलिए क्योंकि हर दूसरी महिला ने ऐसा होने के बावजूद इसे रिपोर्ट नहीं किया होगा, किसी को बताया नहीं होगा। नहीं तो ये जो आंकड़ा है ये हर दूसरी महिला का भी हो सकता है। इसलिए अभी भी हमारे देश में करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जिनकी सच्चाई बंद कमरों में यही है, लेकिन वो बाहर आकर मुंह खोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाती। ये आंकड़े में तो वो महिलाएं आती हैं जिन्होंने ये बात बाहर आकर बताई है। ऐसी महिलाओं की संख्या 2019 से 2021 के बीच 31.5% थी, जबकि 2015 और 16 में यह आंकड़ा लगभग
30% था। यानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। बड़ी बात यह है कि जिन महिलाओं की उम्र 30 से 49 साल के बीच होती है, उन्हें सबसे ज्यादा शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। 30 से 49 साल। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि जिस उम्र के जिस पड़ाव में महिलाओं की शादी हो चुकी होती है, उनके बच्चे हो चुके होते हैं, इस दौरान वो अपने पति पर काफी हद तक निर्भर हो जाती हैं और उस दौरान उनके साथ सबसे ज्यादा मारपीट होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश की ये महिलाएं कभी परिवार टूटने के डर से, तो कभी बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से और कभी समाज के तानों की वजह से इस हिंसा के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठाती और उसी परिवार में, उसी परिवेश में, उसी रिश्ते में ऐसे ही रहती हैं और जीवन भर उनके साथ इसी तरह की हिंसा होती रहती है और कुछ समय के बाद वो इससे लड़ना भी बंद कर देती हैं और इसे ही अपनी किस्मत मान लेती हैं। इस सब के लिए उनके अपने परिवार के लोग भी बहुत जिम्मेदार होते हैं। जो हमारे देश में खास तौर पर शादीशुदा महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि महिलाओं के जो परिवार हैं, लड़कियों के जो परिवार हैं, लड़कियों के माता पिता, वो कह देते हैं कि शादी के बाद अब आप दोबारा घर, अपना ससुराल छोड़कर घर नहीं आ सकते। अब वही आपका घर है। अगर आपका पति अत्याचार करता है तो उसे सहते रहिए, यही आपकी किस्मत है। क्योंकि इस आयु वर्ग की महिलाएं अपने परिवार या पति पर सबसे ज्यादा निर्भर होती हैं, यानी 30 से 49 साल के बीच। इसलिए भी वो शारीरिक हिंसा को अपने जीवन का एक कड़वा सच मान लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं। और ये बात हम आज आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं। भारत में 18 से 49 साल की लगभग 30 करोड़ महिलाएं हैं। ध्यान से देखिएगा। और यह आज का विशेषण हमारे देश की तमाम महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए ही है और उनके माता पिता के लिए है। 30 करोड़ महिलाएं, 30 करोड़ महिलाएं अगर आप देखें तो 18 से 49 आयु वर्ग की हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2.5 करोड़ महिलाएं ही आज नौकरियां कर रही हैं। यानी लगभग 27.5 करोड़ महिलाएं अपने परिवारों और पतियों पर पूरी तरह से निर्भर हैं और यही निर्भरता इस हिंसा के खिलाफ उनकी आवाज को खामोश करा देती है। हमारे देश में जो महिलाएं इसके खिलाफ हिम्मत करके ऐसे रिश्तों से बाहर निकल आती हैं या शादी नहीं करती, उन महिलाओं को हमारा समाज कभी सम्मान नहीं देता और ना ही उन्हें अपनाने की बात करता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में ऐसी महिलाओं की संख्या 7 करोड़ 30 लाख थी, जो या तो तलाक ले चुकी थी या अपने पतियों से अलग रह रही हैं या जिनके पतियों की मौत हो चुकी है, यानी जो विधवा हैं। और इनमें वो महिलाएं भी हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, यानी जो कुंवारी है। ऐसी महिलाओं के प्रति हमारे समाज की क्या सोच होती है, इस पर वर्ष 2016 में एक सर्वे हुआ और इसमें ज्यादातर लोगों ने कहा था कि ऐसी महिलाएं ना तो घर बसाने के लिए होती हैं और ना ही समाज को बनाने के लिए सही होती हैं। बड़ी बात यह है कि तब बहुत सारी शादीशुदा महिलाओं ने भी इन महिलाओं के खिलाफ यही बात कही थी। यानी हमारे देश में जो महिलाएं ऐसे हिंसक रिश्तों से बाहर निकल आती हैं, जो अकेले रहने का फैसला कर लेती हैं, उन्हें समाज और हमारे देश के लोग कभी अच्छी नजरों से नहीं देखते और ऐसी लड़कियों के माता पिता भी उन्हें अपनाने से अक्सर इनकार कर देते हैं। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि समाज में जो वहशी लोग हैं वो भी ऐसी लड़कियों को जीने नहीं देते। सबसे ज्यादा ऐसी ही लड़कियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले आते हैं और ऐसी लड़कियां सबसे ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। वैसे भारत सरकार के इस सर्वे पर यह भी बताया गया कि शहरों की तुलना में गांवों की महिलाओं के साथ आज भी मारपीट की घटनाएं ज्यादा होती हैं। यानी शहरों में कम होती हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें ज्यादा होती हैं। शहरों में 18 से 49 साल की लगभग 26% और गांवों में 34.3% महिलाएं ऐसी हैं जिनके खिलाफ कम से कम एक बार शारीरिक और यौन हिंसा जरूर हुई है और यह हिंसा अपनों के द्वारा ही की जाती है। बाहर वालों को इसमें दोष देने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ अपने ही करते हैं। श्रद्धा के मामले में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये कि उसने आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अपने माता पिता के खिलाफ तो बगावत की, उनसे यह कह दिया
कि वो बालिग है और कानूनी रूप से उसका परिवार उसे आफताब के साथ रहने से रोक नहीं सकता। वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन उसने मारपीट और हिंसा करने वाले आफताब के खिलाफ ऐसी बगावत करने की हिम्मत नहीं दिखाई और कभी आफताब को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में नहीं बताया। उसने ये बात, जो बात उसने अपने पिता से कही कि मैं बालिग हूं और आप मुझे रोक नहीं सकते, ये बात उसने आफताब से कहने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई कि मैं बालिग हूं और आप मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। लोग अक्सर कहते हैं कि अब दुनिया बहुत बदल चुकी है, समाज भी तेजी से बदल रहा है, विकसित हो रहा है, समाज हमारा आधुनिक हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, जबकि सच ये नहीं लगता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जिन पढ़ी लिखी महिलाओं के खिलाफ मारपीट की घटनाएं होती हैं, उनमें से सिर्फ 14% महिलाएं ही इनके खिलाफ बाहर जाकर शिकायत कर पाती हैं, जबकि आज से 6-7 साल पहले यही आंकड़ा 24% हुआ करता था। यानी पहले महिलाएं फिर भी आवाज उठाने की हिम्मत करती थी, लेकिन अब जैसे जैसे महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, सक्षम बन रही हैं, तो हिंसा के मामलों में वो शिकायत करने के लिए बाहर नहीं आ रही। और इसके पीछे एक वजह यह है कि अब बच्चों का उनके माता पिता के साथ वैसा भावुक रिश्ता नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। परिवार का जो एक समर्थन पहले हुआ करता था, अब वो हट चुका है। परिवार एक कुशन की तरह हुआ करता था कि कोई भी बच्चा वापस अपने परिवार के पास जा सकता था, लेकिन अब वो रिश्ते भी खत्म होते जा रहे हैं। आज हमें बहुत सारे सर्वेज और स्टडीज ऐसी मिली जिनमें यह बताया गया कि शादीशुदा लड़कियों की तुलना में ऐसी लड़कियों के साथ ज्यादा हिंसा होती है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। जैसे इसी मुद्दे पर अमेरिका में एक स्टडी हुई जिसमें लिखा कि शादी करने वाले पुरुषों की तुलना में जो पुरुष बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं, उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पार्टनर्स के साथ ज्यादा मारपीट करते हैं और हिंसक होते हैं। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह बताई गई। असल में लिव इन रिलेशनशिप के ज्यादातर मामलों में लड़कियों के माता पिता ऐसे रिश्तों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते और इससे बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, वो अपने परिवारों के खिलाफ बगावत करके अपना घर छोड़कर अपने परिवारों को, माता पिता को त्याग कर लिव इन रिलेशनशिप में आ जाती हैं। और जब वो अपने माता पिता से दूर किसी लड़के के साथ रहने लगती हैं, तो ऐसे पुरुषों को यह पता होता है कि अब वही पुरुष जो है या वही लड़का उस लड़की का असली परिवार है और वो चाहें तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और वो इसी का नाजायज फायदा उठाते हैं। यानी जो लड़कियां डेटिंग एप्स पर मिले लड़कों को अपना परिवार मान लेती हैं और अपने असली परिवार और माता पिता को भूल जाती हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है और उन्हें इस घटना से सबक लेने की आवश्यकता है। यहां हमने अमेरिका की एक स्टडी को इसलिए कोट किया आपके लिए क्योंकि अमेरिका में लिव इन रिलेशनशिप्स का ये कल्चर भारत से कहीं ज्यादा है और भारत से कई वर्षों पहले वहां शुरू हो गया था। हालांकि ये बात हमने आपको कल भी बताई थी कि यह समस्या सिर्फ लड़कियों की नहीं है, बल्कि आज जरूरी है कि लड़कों से भी पूछा जाए कि वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, उनके मोबाइल फोन में क्या गतिविधियां चल रही हैं और उनके मोबाइल फोन में भी कितने डेटिंग एप्स हैं और वो उन डेटिंग एप्स का कहां दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सवाल सिर्फ लड़कियों से नहीं, लड़कों से भी पूछा जाना चाहिए और जब तक ये सवाल लड़कों से नहीं पूछा जाएगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बावजूद, एजुकेटेड होने के बावजूद आज बहुत सी महिलाएं उसी रिलेशनशिप में हैं जस्ट बिकॉज दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ अननोन। वो एक ऐसी चीज से डर रही हैं कि इस रिलेशनशिप के बाहर अगर हम गए तो न जाने क्या हो जाएगा, न जाने मैं उस चीज को संभाल पाऊंगी या नहीं, मैं अपने आप को फिजिकली प्रोटेक्ट कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन जिस टॉर्चरस रिलेशनशिप में है, जो खतरा हमें दिख रहा है वो हमें पता है और वो टॉर्चर वो सहन किए जा रही हैं जस्ट बिकॉज उनको एक ऐसी चीज का खतरा नहीं लेना जिसको वो जानती भी नहीं है और वो जाने अनजाने उस चीज को सहन करने में अपनी जिंदगी बिता रही हैं जिसको वो जानती हैं। श्रद्धा के मामले में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये कि उसने आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अपने माता पिता के खिलाफ तो बगावत की, उनसे यह कह दिया कि वो बालिग है और कानूनी रूप से उसका परिवार उसे आफताब के साथ रहने से रोक नहीं सकता, वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन उसने मारपीट और हिंसा करने वाले आफताब के खिलाफ ऐसी बगावत करने की हिम्मत नहीं दिखाई और कभी आफताब को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में नहीं बताया। उसने ये बात, जो बात उसने अपने पिता से कही
कि मैं बालिग हूं और आप मुझे रोक नहीं सकते। ये बात उसने आफताब से कहने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई कि मैं बालिग हूं और आप मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। लोग अक्सर कहते हैं कि अब दुनिया बहुत बदल चुकी है, समाज भी तेजी से बदल रहा है, विकसित हो रहा है, समाज हमारा आधुनिक हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, जबकि सच ये नहीं लगता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जिन पढ़ी लिखी महिलाओं के खिलाफ मारपीट की घटनाएं होती हैं, उनमें से सिर्फ 14% महिलाएं ही इनके खिलाफ बाहर जाकर शिकायत कर पाती हैं, जबकि आज से 6-7 साल पहले यही आंकड़ा 24% हुआ करता था। यानी पहले महिलाएं फिर भी आवाज उठाने की हिम्मत करती थी, लेकिन अब जैसे जैसे महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, सक्षम बन रही हैं, तो हिंसा के मामलों में वो शिकायत करने के लिए बाहर नहीं आ रही। और इसके पीछे एक वजह यह है कि अब बच्चों का उनके माता पिता के साथ वैसा भावुक रिश्ता नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। परिवार का जो एक समर्थन पहले हुआ करता था, अब वो हट चुका है। परिवार एक कुशन की तरह हुआ करता था कि कोई भी बच्चा वापस अपने परिवार के पास जा सकता था, लेकिन अब वो रिश्ते भी खत्म होते जा रहे हैं। आज हमें बहुत सारे सर्वेज और स्टडीज ऐसी मिली जिनमें यह बताया गया कि शादीशुदा लड़कियों की तुलना में ऐसी लड़कियों के साथ ज्यादा हिंसा होती है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। जैसे इसी मुद्दे पर अमेरिका में एक स्टडी हुई जिसमें लिखा कि शादी करने वाले पुरुषों की तुलना में जो पुरुष बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पार्टनर्स के साथ ज्यादा मारपीट करते हैं और हिंसक होते हैं। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह बताई गई। असल में लिव इन रिलेशनशिप के ज्यादातर मामलों में लड़कियों के माता पिता ऐसे रिश्तों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते और इससे बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं वो अपने परिवारों के खिलाफ बगावत करके अपना घर छोड़कर अपने परिवारों को, माता पिता को त्याग कर लिव इन रिलेशनशिप में आ जाती हैं। और जब वो अपने माता पिता से दूर किसी लड़के के साथ रहने लगती हैं तो ऐसे पुरुषों को यह पता होता है कि अब वही पुरुष जो है या वही लड़का उस लड़की का असली परिवार है और वो चाहें तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और वो इसी का नाजायज फायदा उठाते हैं। यानी जो लड़कियां डेटिंग एप्स पर मिले लड़कों को अपना परिवार मान लेती हैं और अपने असली परिवार और माता पिता को भूल जाती हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है और उन्हें इस घटना से सबक लेने की आवश्यकता है। यहां हमने अमेरिका की एक स्टडी को इसलिए कोट किया आपके लिए क्योंकि अमेरिका में लिव इन रिलेशनशिप्स का ये कल्चर भारत से कहीं ज्यादा है और भारत से कई वर्षों पहले वहां शुरू हो गया था। हालांकि ये बात हमने आपको कल भी बताई थी कि यह समस्या सिर्फ लड़कियों की नहीं है, बल्कि आज जरूरी है कि लड़कों से भी पूछा जाए कि वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, उनके मोबाइल फोन में क्या गतिविधियां चल रही हैं और उनके मोबाइल फोन में भी कितने डेटिंग एप्स हैं और वो उन डेटिंग एप्स का कहां दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सवाल सिर्फ लड़कियों से नहीं, लड़कों से भी पूछा जाना चाहिए और जब तक ये सवाल लड़कों से नहीं पूछा जाएगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बावजूद, एजुकेटेड होने के बावजूद आज बहुत सी महिलाएं उसी रिलेशनशिप में हैं जस्ट बिकॉज दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ अननोन। वो एक ऐसी चीज से डर रही हैं कि इस रिलेशनशिप के बाहर अगर हम गए तो न जाने क्या हो जाएगा, न जाने मैं उस चीज को संभाल पाऊंगी या नहीं, मैं अपने आप को फिजिकली प्रोटेक्ट कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन जिस टॉर्चरस रिलेशनशिप में है, जो खतरा हमें दिख रहा है वो हमें पता है और वो टॉर्चर वो सहन किए जा रही हैं जस्ट बिकॉज उनको एक ऐसी चीज का खतरा नहीं लेना जिसको वो जानती भी नहीं है और वो जाने अनजाने उस चीज को सहन करने में अपनी जिंदगी बिता रही हैं जिसको वो जानती हैं। दिल्ली आने से पहले श्रद्धा मुंबई के 2 डॉक्टरों के संपर्क में थी। इनमें एक डॉक्टर का नाम है डॉक्टर प्रणव काबरा, जिनका यह कहना है कि श्रद्धा ने फरवरी 2021 में मोबाइल फोन पर उनसे कंसल्टेंसी ली थी, उनसे सलाह मांगी थी और उस समय श्रद्धा का कहना था कि आफताब को बहुत गुस्सा आता है और वो मारपीट करता है, जिससे श्रद्धा डिप्रेशन में चली गई थी। इसके अलावा वर्ष 2020 में भी श्रद्धा मुंबई के एक और डॉक्टर से मिली और इस दौरान श्रद्धा की पीठ पर चोट के निशान थे। पेशेंट ने मेरे से बात की थी आज के 1.5 साल पहले, फरवरी 2021 की बात है जहां तक मुझे याद है।
लास्ट वीक ऑफ फरवरी की बात है। बता रहे थे कि उनके जो पार्टनर है वो थोड़े एग्रेसिव है, थोड़ा से गुस्सैल है, उनका नेचर में थोड़ा सा बदलाव आया है। तो आई थॉट कि यस कि कोविड का टाइम है, कामकाज नहीं है घर पे, तो आदमी घर बैठे बैठे गुस्सा हो ही जाता है और थोड़ा नेचर में बदलाव आ ही जाता है। तो इट्स वेरी कॉमन डेट दोज डेज। बट अभी समझ में आ रहा है कि उनका नेचर ही आई थिंक कुछ अलग था। उनके जो मिस्टर आफ्ताब करके नाम बताया था, तो उनका नेचर ही काफी अलग था। पेशेंट हमारे पास गर्दन का दर्द और बैक पेन करके आई थी कि जिसकी वजह से उसको गर्दन की मूवमेंट करने में और उठने बैठने में चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, पेन हो रहा था। तो फिर हमने उसको ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर योगेश पाटिल सर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट चालू किया। तो उसको मेडिकल मैनेजमेंट मतलब मेडिसिन, इंजेक्शंस और फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया। तो 2-3 दिन में पेशेंट का पेन अच्छे से सबसाइड हो गया, पेशेंट का नेक मूवमेंट, बैक पेन कम हो गया, पेशेंट का उठना बैठना मूवमेंट चालू हो गया। उसके बाद फिर हमने उसको डिस्चार्ज किया। तो सोचिए, हमने इन दोनों डॉक्टर से बात की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि श्रद्धा और आफ्ताब का जो रिश्ता था, यह शुरू से ही हिंसा से भरा हुआ था और श्रद्धा ये बात अच्छी तरह से जानती थी। वो इस हिंसा का, मारपीट का लगातार शिकार हो रही थी, इसीलिए डॉक्टरों के पास भी जा रही थी। और आफ्ताब के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा उसने एक डॉक्टर से पूछा भी, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाई कि इस रिश्ते से वो बाहर आ जाए। आफ्ताब और श्रद्धा दोनों ही बेरोजगार थे। एक और बात जो यहां नोट करने वाली है, दोनों के पास कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों मुंबई से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां मनाने के लिए गए। और आफ्ताब 5 से 6 डेटिंग एप्स का इस्तेमाल कर रहा था, बावजूद इसके कि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, पैसे का कोई जरिया नहीं था। लेकिन वो सिम कार्ड भी खरीद रहा था, डेटिंग एप्स पर चैट भी कर रहा था, डेटिंग एप्स पर जो सब्सक्रिप्शन फी है वो भी दे रहा था। ये दोनों छुट्टियों पर भी जा रहे थे, मकान भी किराए पर ले रहे थे, ये सब कुछ हो रहा था। इससे आपको यह पता चलता है कि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वो कितनी भटकी हुई है और जीवन में जो प्रायोरिटीज होनी चाहिए, यानी क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज कब करनी है, इसे लेकर उनके दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं है। ये इस पूरे घटनाक्रम से आज आपको बात समझ में आती है। आपको जल्दी से इस केस से जुड़े आज के जरूरी अपडेट्स भी बता देते हैं। आज श्रद्धा की उसके दोस्त के साथ कुछ नई व्हाट्सएप चैट्स सामने आई हैं, जिससे यह पता चलता है कि आफ्ताब उसे किस तरह प्रताड़ित करता था और श्रद्धा चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। ये व्हाट्सएप चैट्स जो हैं 2020 की हैं और इनमें श्रद्धा अपनी नाक की चोट के बारे में अपने एक दोस्त को बता रही है। देखिए, ये सारी चैट्स आपके सामने हैं, ये आ गई हैं। दोस्त कह रहे हैं, डोंट बी स्केर्ड, वी आर ऑल विद यू। इसके अलावा श्रद्धा ने अपने कलीग को भी यह बताया कि आफ्ताब उसे बुरी तरह पीटता है और उसके अंदर इतनी ताकत भी अब नहीं बची है कि वो बिस्तर से भी ठीक से उठ सके। इस चैट में श्रद्धा आफ्ताब के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने के लिए मदद लेने की भी बात कहती है। यह बात भी कही जा रही है कि 2020 में श्रद्धा ने मुंबई पुलिस के पास जाकर आफ्ताब के खिलाफ एक लिखित शिकायत दी थी, लेकिन तब पुलिस ने यह केस दर्ज करने से इनकार कर दिया था और यह बात श्रद्धा के एक दोस्त ने बताई है, जो उसे पुलिस स्टेशन लेकर गया था। एक और बड़ा खुलासा आज यह भी हुआ कि वर्ष 2020 से 2021 के बीच श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई की जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहते थे, वहां उन्होंने ये कहकर फ्लैट किराए पर लिया था कि वो पति पत्नी हैं और जो रेंट का एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी उन्होंने अपने आप को पति पत्नी के तौर पर ही दिखाया था। आज दिल्ली पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर दूसरी बार उसके फ्लैट पर गई। पुलिस पहले भी एक बार इस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए आफ्ताब को लेकर उसके फ्लैट पर गई थी। आज एक बार फिर पुलिस आफ्ताब को लेकर वहीं गई और हत्या से जुड़े सबूत जुटाने की पुलिस ने फिर से कोशिश की और ये उसी समय की तस्वीरें हैं जब पुलिस आफ्ताब को उसी फ्लैट पर लेकर जा रही है। आज यह विश्लेषण दिखाने का हमारा एक खास मकसद है और यह विश्लेषण, जैसा कि हमने आपको सबसे पहले शुरुआत में बताया था, यह विश्लेषण खास तौर पर हमारे देश की लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए है, उनके माता पिता के लिए है। और आज हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि अगर आप में से भी किसी के साथ यह सब हो रहा है तो आप उसे चुपचाप सहन मत कीजिए। अगर आप आज अपने आप को आधुनिक मानते हैं, अगर आज आप अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, तो इस तरह की हिंसा को आप बिल्कुल बर्दाश्त
आपको नहीं करना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सबसे पहले इसका कोई हल निकालना चाहिए। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अपने परिवार को तोड़ दीजिए, लेकिन आपको चुप नहीं रहना है। आपको इस बात को लेकर अपनी आवाज जरूर आपको उठानी चाहिए। तो हर लड़की को, अब आप सोचिए अगर श्रद्धा ने यह कदम उठा लिया होता कि वो कुछ महीने पहले भी इस रिश्ते से बाहर निकल गई होती, तो आज वो जिंदा होती। श्रद्धा जैसी हमारे देश में लाखों करोड़ों और लड़कियां भी होंगी जो इसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रही होंगी। उन्हें ये बात सबसे पहले अपने किसी करीबी दोस्त को बतानी चाहिए, जिससे भी वो कंफर्टेबल महसूस करती हैं। नहीं तो आपका सबसे बड़ा हितैषी आपके अपने माता पिता हैं। आपको अपने माता पिता से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। माता पिता के साथ आपका कितना भी झगड़ा हुआ हो, श्रद्धा का अपने माता पिता से कितना भी झगड़ा हुआ हो, लेकिन अगर श्रद्धा एक बार भी कहती कि वो वापस आना चाहती हैं, तो उसके पिता तुरंत उसे आकर ले जाते। लेकिन श्रद्धा ने यह किया नहीं, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए जो गलती श्रद्धा ने की वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। इसलिए सबसे पहले यह देखिए कि आपके समाज में, आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जिनसे आप अपनी इस बात को शेयर कर सकते हैं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं और आपके माता पिता हो सकते हैं। अपने माता पिता पर तो आप आंख बंद करके भरोसा कर ही सकते हैं। दूसरी बड़ी बात माता पिता के लिए है। हमारे देश में आज भी हमारा समाज और माता पिता इस तरह के संस्कारों में रहते हैं और इस तरह के रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं कि एक बार अगर बेटी बाहर चली गई तो वो उसे बार बार दोबारा स्वीकार नहीं करना चाहते। शादी के बाद हर माँ बाप ये चाहता है कि बेटी कहीं वापस ना आ जाए। अब जो आजकल के माता पिता हैं, उन्हें इन विचारों से बाहर निकलना होगा और उन्हें यह सोचना होगा कि अगर किसी विवाह में या किसी रिश्ते में अगर उनकी बेटी खुश नहीं है तो उसे वापस आने का पूरा अधिकार है और उन्हें भी एक अच्छे माता पिता होने का फर्ज निभाना चाहिए। ये एक बड़ी बात है। तीसरी बात यह है कि हमारा समाज कई बार ताने देता है, उलाने देता है। इस तरह की जो लड़कियां हैं कई बार अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। ये एक सामाजिक समस्या है, हमारे समाज को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन परिवार बदल जाएंगे, जिस दिन लड़कियां बदल जाएंगी, उस दिन समाज भी अपने आप बदल जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपने पारिवारिक ताने बाने को ठीक करें, उसे सुधारें, पारिवारिक रिश्तों को फिर से मजबूत करें। लड़कियों के अंदर, महिलाओं के अंदर इतनी हिम्मत और जागृति पैदा करें कि वो ऐसी चीजों के खिलाफ आवाज उठा सकें। और अगर ये हो गया तो समाज तो अपने आप बदल ही जाएगा। इसलिए आज हमारा आपसे यही कहना है। बहुत सारी लड़कियां गलती करती हैं। कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो इस तरह के, जब उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है या जब इस तरह के वो किसी रिश्ते में चली जाती हैं, उनसे गलती हो जाती है, तो कई बार लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। जब जो आत्महत्या नहीं करती, उन्हें इस बात का डर सताता रहता है कि वो अपने घर वापस नहीं जा सकती। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उनके दोस्त क्या कहेंगे, उनके परिवार के लोग क्या कहेंगे। तो इस बात से बाहर निकल जाइए कि लोग क्या कहेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें सही फैसले लेने से अक्सर रोकती रहती है। इसलिए हिम्मत दिखाइए, डरने की आपको बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है और माता पिता भी, बहुत सारे माता पिता ऐसे भी हैं, उन्हें भी ये मानना होगा और महिलाओं को भी ये मानना होगा कि कई बार जब हम किसी रिश्ते में जाते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। हर इंसान से गलती होती है और आपको पहले से नहीं पता होता कि दूसरा जिस व्यक्ति के साथ आप रिश्ते में जा रहे हैं, यानी आपका जो पार्टनर है, वो कैसा है। कई बार पार्टनर के बारे में बहुत बाद में पता चलता है और आपको पता चलता है कि आपका आकलन गलत निकला। तो उस गलती को स्वीकार कर लीजिए, उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारा ये जो विश्लेषण है इसे शेयर करेंगे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ और इस देश की युवा पीढ़ी के साथ भी, चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो। क्या एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले विदेशी आतंकवादियों को कानूनी पेचीदगियों के नाम पर जेल से रिहा कर देना सही है? भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने वाले आतंकवादियों को छोड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। और खास बात यह है कि राहुल गांधी वीर सावरकर को कायर साबित करने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतनी शिद्दत से उन्हें अपने ही पिता राजीव गांधी की हत्या करने वाले आतंकवादियों को सजा दिलवानी चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि इस मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकार ने जो पुनर्विचार याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें दो बड़ी बातें लिखी हैं। पहली बात, अदालत ने जिन 6 दोषियों को रिहा किया, उनमें से 4 आतंकवादी
श्रीलंका के नागरिक हैं और भारत सरकार का कहना है कि दूसरे देश से आए जिन आतंकवादियों को भारत की न्यायिक और कानून व्यवस्था ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए दोषी माना, ऐसे आतंकवादियों को रिहा करना भारत की संप्रभुता के लिए उचित नहीं होगा और इस फैसले के अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रभाव होंगे। यानी केंद्र सरकार सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कह रही है कि राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का फैसला रद्द होना चाहिए और आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी भारत की संप्रभुता के लिए खतरनाक है। आप खुद ही सोचिए, भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद का मुद्दा उठाता है, पाकिस्तान का मुद्दा उठाता है, दूसरे देशों से जो आतंकवाद आ रहा है उसका मुद्दा उठाता है, अलगाववाद का मुद्दा उठाता है। और अगर हमारे ही अपने ही देश में हम अपने ही एक पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को, ऐसे आतंकवादियों को रिहा कर देंगे, उनकी जेल की सजा को माफ कर देंगे, तो पूरे देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और इससे आतंकवादियों की हिम्मत कितनी बढ़ेगी। दूसरी बात इसमें यह भी लिखी है कि इस केस में केंद्र सरकार को उसका पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोषियों की तरफ से यानी आतंकवादियों की तरफ से जो याचिका दायर हुई सजा माफ करने की, उसमें भारत सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया था। अगर भारत सरकार को इस मामले में पक्ष रखने का मौका मिलता तो वो इस रिहाई के खिलाफ जरूर अपील करती। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या आज से 31 साल पहले 21 मई 1991 को हुई थी, जब वो तमिलनाडु में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए गए थे। ये उसी जमाने की तस्वीरें हैं, हमने आपके लिए निकाली हैं। उस समय श्रीलंका के आतंकवादी संगठन LTTE की एक महिला आतंकवादी ने राजीव गांधी को फूलों का हार पहनाने के बाद उनके पैर छूते समय खुद को बॉम्ब से उड़ा लिया था। ये एक आत्मघाती हमला था। आजकल तो आप आत्मघाती हमलों के बारे में सुनते रहते हैं क्योंकि ये होते रहते हैं। उस जमाने में आत्मघाती हमला एक नई चीज थी और ये राजीव गांधी की आखिरी फोटो है जिसमें वो जीवित नजर आ रहे हैं। जो आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राजीव गांधी की आखिरी तस्वीर है जिसमें वो जीवित है और इसमें वही आतंकवादी है। इसमें इस आत्मघाती हमले में राजीव गांधी और इस महिला आतंकवादी समेत 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। यानी इस महिला ने अपने आसपास ही बॉम्ब बांधे हुए थे। इस महिला आतंकवादी का नाम था धनु और बड़ी बात यह है कि इस मामले में अदालत ने जिन 26 लोगों को दोषी माना, उनमें से सिर्फ नलिनी श्रीहरन अकेली ऐसी महिला थी जो राजीव गांधी की हत्या के दौरान घटना स्थल पर ही मौजूद थी। देखिए, यह नलिनी की उस समय की तस्वीर है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यह बात जांच एजेंसियां अदालत में साबित भी कर चुकी है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बावजूद आज राजीव गांधी के सभी हत्यारे जेल से बाहर हैं, जेल से आजाद हैं और गांधी परिवार ने भी इन हत्यारों को माफ कर दिया। गांधी परिवार ने क्या किया? उन्होंने बड़ा दिल दिखाने के लिए इसे एक निजी मामला मान लिया, इसे एक पारिवारिक मामला मान लिया, जबकि यह पारिवारिक मामला नहीं है। राजीव गांधी देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और देश के एक प्रधानमंत्री की इस तरह हत्या हो जाना सिर्फ परिवार की क्षति नहीं है, पूरे देश की क्षति है। सोचिए, आज राहुल गांधी वीर सावरकर को कायर साबित करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन अपने ही पिता के हत्यारों को वो माफ कर चुके हैं, जबकि इन हत्यारों की पृष्ठभूमि आतंकवाद से जुड़ी हुई है। ये सारे आतंकवादी थे। राजीव गांधी की हत्या के 7 साल बाद वर्ष 1998 में इस मामले में विशेष अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया था और तब अदालत ने कुल 26 लोगों को दोषी माना और उन्हें फांसी की सजा दी। लेकिन बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 19 दोषियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि इन लोगों ने जो अपराध किया है उसकी सजा ये भुगत चुके हैं, जबकि 3 हत्यारों की फांसी की सजा को अदालत ने उम्र कैद में बदल दिया था और 4 लोगों की मौत की सजा को उस समय अदालत ने बरकरार रखा था। तब जिन हत्यारों को फांसी की सजा हुई उनमें पहली थी नलिनी श्रीहरन, दूसरा था नलिनी का पति वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन जो LTTE का आतंकवादी था और श्रीलंका से चेन्नई आया था, तीसरा था संथन, यह भी श्रीलंका से भारत आया था और चौथा था AG पेरारीवलन। इसके अलावा जिन 3 हत्यारों को उम्र कैद की सजा हुई उनमें पहला था RP रविचंद्रन, दूसरा था रॉबर्ट,
जो श्रीलंका से उस समय भारत आया था, और तीसरा था जय कुमार, यह भी श्रीलंका का ही नागरिक है। नोट करने वाली बात यह है कि वर्ष 1999 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 दोषियों को फांसी देने के लिए कहा, तो इससे सबसे ज्यादा तकलीफ सोनिया गांधी को ही हुई थी, यानी राजीव गांधी की खुद की पत्नी को ही इससे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। उस समय सोनिया गांधी ने अपने पति की हत्या की साजिश रचने वाली नलिनी मुरुगन की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए राष्ट्रपति को एक अपील भेजी, और उन्हीं की अपील के बाद वर्ष 2000 में नलिनी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। आपको यह बात नहीं पता होगी, लेकिन यह सोनिया गांधी की अपील पर हुआ था। सोनिया गांधी ने ही कहा था कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। उस समय सोनिया गांधी ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति से मिलकर नलिनी को सजा में छूट देने की अपील की। उसके अलावा राजीव गांधी की हत्या के कुछ समय बाद जब सोनिया गांधी को यह पता चला कि जेल में बंद नलिनी गर्भवती है, तो सोनिया गांधी ने कहा था कि नलिनी की गलती की सजा एक मासूम बच्चे को नहीं दी जा सकती, जो अब तक दुनिया में आया ही नहीं है। हालांकि इसके बाद भी इस मामले में 3 दोषी ऐसे थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत फांसी की सजा होनी थी। मान लीजिए हम नलिनी की बात मान लेते हैं, वो गर्भवती थी, उनका केस अलग हो सकता है। वर्ष 1999 में तमिलनाडु की तत्कालीन राज्यपाल उनकी दया याचिका को खारिज कर चुकी थी, लेकिन बाद में इन तीनों हत्यारों ने वर्ष 2000 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन और फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपनी दया याचिकाएं भेजी और कहा कि हमें माफ कर दिया जाए, लेकिन इस दौरान दोनों ही राष्ट्रपतियों द्वारा इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। नोट करने वाली बात यह है कि जिस दौर में सोनिया गांधी ने नलिनी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील की, उस दौर में भी बीजेपी यही कह रही थी कि जिन आतंकवादियों ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की है, ऐसे लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए और इन लोगों की सजा ना तो कम होनी चाहिए ना ही माफ होनी चाहिए। बीजेपी ने तब भी यही कहा था। उस समय तमिलनाडु में DMK की सरकार थी और M करुणानिधि मुख्यमंत्री थे, और वो भी यही चाहते थे कि राजीव गांधी के हत्यारों की सजा माफ हो जाए, क्योंकि DMK को वोट चाहिए थे। DMK तमिल लोगों के वोट चाहती थी, और DMK जो पार्टी है उसे वैसे भी LTT का एक शुभचिंतक माना जाता है, LTT का एक समर्थक माना जाता है, और इस मुद्दे पर उनकी सरकार भी एक बार गिर चुकी है। और तमिलनाडु में और देश भर में लोग सब जानते हैं कि DMK जो है वो इन लोगों के प्रति बहुत ही नर्म थी। ये वहां की लोकल पॉलिटिक्स है, लेकिन बीजेपी ने तब इसका जबरदस्त विरोध किया था। हालांकि ये सवाल आपके मन में भी होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 हत्यारों को मौत की सजा दी, तो उन्हें वर्षों तक ये सजा मिली क्यों नहीं, और आखिर ये सभी हत्यारे रिहा कैसे हो गए? इसके पीछे जो वजह है वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति, क्योंकि एक पूर्व प्रधानमंत्री मारा जाए, उसकी हत्या हो जाए, उस पर भी हमारे देश में पॉलिटिक्स होती है, और उस नेता की अपनी पार्टी भी उस पर पॉलिटिक्स करती है। असल में राजीव गांधी के हत्यारों ने वर्ष 2000 में पहली बार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन को सजा माफ करने के लिए दया याचिका भेजी, लेकिन इस पर 11 वर्षों के दौरान कोई फैसला नहीं हुआ। 11 साल बीत गए। 2000 के बाद 2011 में जब पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने ये याचिकाएं उस समय की UPA सरकार को भेजी, तब तत्कालीन सरकार ने इन्हें खारिज कर दिया। लेकिन इसके बाद ये सभी हत्यारे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि उनकी दया याचिकाएं पूरे 11 वर्षों तक लंबित रहीं, जो कि न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, इसलिए उन्हें अब फांसी नहीं दी जा सकती। यानी ये कानूनी पेचीदगियां हैं, और इस सजा को अब उम्र कैद में बदल दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को 2014 के अपने एक फैसले में सही मान लिया, इसलिए फांसी नहीं हुई, उम्र कैद की सजा में तब्दील हो गया। कोर्ट ने तब कहा, क्योंकि इन 3 दोषियों की अपील वर्षों से सुनी नहीं गई, इसलिए इनकी मौत की सजा रद्द की जाती है। हालांकि इस मामले में यह राजनीति यहीं समाप्त नहीं हुई। वर्ष 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, तब लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में प्रचार चल रहा था, और तमिलनाडु में उस समय जयललिता की सरकार थी। जयललिता को ऐसा लगा कि अगर वो राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई को लेकर एक प्रस्ताव पारित कर दे, तो इससे उन्हें चुनाव में बम्पर वोट मिलेंगे और उनकी पार्टी जीत जाएगी। और जैसा जयललिता ने सोचा था, चुनाव में ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन सभी हत्यारों को रिहा करने के लिए एक प्रस्ताव पास कर दिया, और इसके बाद जब चुनाव के नतीजे आए, तो जयललिता की पार्टी राज्य की 39 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीत चुकी थी।
अब आप खुद सोचिए, जो मामला भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का था, उसे भी हमारे देश के नेताओं ने राजनीतिक बना दिया, उस पर वोट लूटे और इस केस का एक मजाक बनाकर रख दिया। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट से लेकर राज्यपाल के पास कई बार गया, लेकिन इस सब के बीच राजीव गांधी के एक हत्यारे, जिसका नाम है एजी पेरारीवलन, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और कहा कि वो 30 साल से ज्यादा जेल की सजा काट चुका है, इसलिए उसे अब रिहा कर देना चाहिए। और इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील मान ली और पेरारीवलन की रिहाई के बाद बाकी हत्यारे भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए और अदालत से कहा कि जैसे आपने एक हत्यारे की सजा माफ की है, अब हमारी भी कीजिए। और कानून का पालन पेरारीवलन की रिहाई में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हुआ है और उसी का पालन करते हुए बाकी के 6 लोगों को भी रिहा कर दिया और यह रिहाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हुई है। इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत न्याय के लिए कोर्ट जरूरी निर्देश जारी कर सकता है। यानी जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता, तब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा और सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय यानी पूर्ण न्याय को पूरा करने के लिए रिहाई का यह फैसला दे सकता है। अब इस मामले में भारत सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है और वो चाहती है कि इन आतंकवादियों की रिहाई का फैसला रद्द होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अब आप राहुल गांधी को देखिए, जो भारत की आजादी के लिए काला पानी की सजा काटने वाले सावरकर को तो कायर बताते हैं, लेकिन अपने ही पिता के हत्यारों को, जो आतंकवादी हैं, उन्हें माफ कर देने की बात कहते हैं। ये बिना सोचे हुए कि आतंकवाद पर इससे भारत की स्थिति कितनी कमजोर होती है और आतंकवादियों की हिम्मत कितनी बढ़ती है। आज हम आपको राहुल गांधी का 2021 का एक वीडियो दिखाते हैं, जब उन्होंने कहा कि उनके मन में अपने पिता के हत्यारों के लिए कोई नफरत नहीं है और अब वो उन्हें माफ कर चुके हैं। Your father was killed by LTT. What are your feelings about these people? I don't have anger or hatred towards anybody. Of course, I lost my father, and for me it was a very difficult time. Do you have a father? Yes. He's alive. So, I'm sure many girls here have lost their father. You've lost your father? Yeah? So you know what it feels like. It's like someone has cut your heart out, no? It's like that. So I felt tremendous pain, but I don't feel anger. I don't feel any hatred or any anger. I forgive. Thank you, sir. राहुल गांधी ये भूल गए कि ये उनका निजी मामला नहीं है, ये देश का मामला है और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। हमारी टीम ने हाल ही में जेल से रिहा हुई नलिनी से भी बात की है और ये इंटरव्यू आज आप सबको जरूर देखना चाहिए। इसमें नलिनी ने वर्ष 2008 की एक घटना का जिक्र किया है, जब प्रियंका गांधी वाड्रा तमिलनाडु की सेंट्रल जेल में नलिनी से मिलने के लिए आई थी और प्रियंका तब ये जानना चाहती थी कि उनके पिता की हत्या वाले दिन क्या हुआ था और उन्हें उनकी हत्या क्यों की गई। एक जमाने में नलिनी ये कहती थी कि वो गांधी परिवार से मिलना चाहती है, लेकिन अब उसका कहना है कि अब वो गांधी परिवार से नहीं मिलेंगी और इस महिला का यह भी कहना है कि अब वो भारत छोड़कर लंदन जाना चाहती हैं, जहां नलिनी की बेटी रहती है, जिसे उसने जेल की सजा के दौरान जन्म दिया था। इस लड़की की यानी नलिनी की बेटी की उम्र अब 30 साल हो चुकी है और ये 13 साल की उम्र में यानी वर्ष 2005 में ही लंदन पढ़ाई के लिए चली गई थी और उसके बाद वहां अब इसकी शादी हो चुकी है और अब वो वहीं रहती है। सोचने वाली बात यह है कि आज तक किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि राजीव गांधी के हत्यारे की बेटी को लंदन भेजने का खर्चा किसने दिया, लंदन किसने भेजा, इसके लिए पैसा फंडिंग कहां से आई कि वो वहां पढ़ाई करे, वहां रहे। नलिनी का पति LTTE का आतंकवादी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसे भी अब एक स्पेशल कैंप में रखा गया है और उसे श्रीलंका डिपोर्ट करने पर विचार हो रहा है। Have you spoken to your daughter? What are the future plans for you in India? In India,
What did she say? She is very, very happy that we have come out. She didn't expect it at all. She thought it is not at all going to happen, but it happened. So she is so very happy. She asked me to enjoy the moment, and she said, definitely you people, mother and father, should come immediately to London. I'm going to ask this once again. Why are you hesitating to meet the Gandhi family? I'm not hesitating at all, but how to tell you, I have my own reservations, right? This happened, they have their pains, and how do you expect them to meet me? तो आपने देखा नलिनी अब गांधी परिवार से नहीं मिलना चाहती और वो लंदन जाना चाहती है। लंदन में उसकी बेटी रहती है और आज हम ये मांग करते हैं कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि जब ये आतंकवादी किसी की हत्या करते हैं, जब ये जेल में होते हैं, तो इन्हें पैसा कहां से पहुंचता है, कौन लोग इनकी फंडिंग देते हैं, कौन लोग इनके बच्चों को विदेशों में अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाते हैं। हम नलिनी की बेटी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि बेटी का कोई दोष नहीं है, बेटी बिल्कुल बेकसूर है, बेटी तो जेल में पैदा हुई थी। लेकिन इस बात की जरूर जांच होनी चाहिए कि इन आतंकवादियों को पीछे से फंडिंग कैसे होती है। आतंकवादियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव गांधी का अपना ही परिवार इन आतंकवादियों को माफ कर चुका है और उनकी अपनी ही पार्टी इनकी रिहाई के लिए बीजेपी को दोषी ठहरा रही है। देश भर में जब आलोचना हुई है तब ये कदम उठाया गया, अन्यथा तो केंद्र सरकार तो सोई हुई थी। इस मामले में चुप्पी साधी हुई थी। बचत मामलों में बहुत ही प्रोएक्टिव होकर काम करती है और इस मामले में उसके निष्क्रियता समझ के परे। They don't have any moral to talk about this because they are still continuing the alliance with the DMK. The person who was assassinated was our former Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi. And the court, without hearing, it is very, very clear, even a child will understand. The revision petition very clearly says that the court has not heard the central government. अब देखिए इस फैसले के बाद कैसे दूसरे जो कैदी हैं उनकी भी हिम्मत बढ़ गई है। इस फैसले के बाद अब जो दूसरे आरोपी हैं जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं अलग अलग जेलों में, अब वो भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाकर कह रहे हैं कि जब एक पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को, आतंकवादियों को रिहाई मिल सकती है तो फिर इन लोगों को रिहाई क्यों नहीं मिल सकती। इससे यह पता चलता है। इसलिए आज हम यही कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जो इतना अपना पूरा जोर वीर सावरकर को कायर साबित करने में लगा रहे हैं, उन्हें यह जोर लगाना चाहिए था अपने ही पिता के हत्यारों को और आतंकवादियों को सजा दिलाने में। और अगर वो ऐसा वाकई मानते हैं कि ये उनका निजी मामला है तो फिर उन्हें अपनी पार्टी को भी ये बताना चाहिए था कि पार्टी इन आतंकवादियों की रिहाई का विरोध ना करे, पार्टी भी यही कहे। लेकिन दोनों चीजें नहीं हो सकती कि गांधी परिवार अपना बड़ा दिल भी दिखाता रहे और उनकी पार्टी पॉलिटिक्स भी करती रहे, और इस बीच जो जीत होती है वो होती है आतंक की, जीत होती है आतंकवादियों की। और हमारे देश की जो आंतरिक पॉलिटिक्स होती है, कई बार चुनाव जीतने के लिए होती है, वोट बैंक के लिए होती है, अलग अलग कारणों से होती है। उसी की वजह से भारत जैसे देश में आतंकवाद को सिर उठाने का मौका मिल जाता है। यह चीज और किसी देश में नहीं हो सकती थी। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो जीवन के हर पल को जिंदा दिली से जी रहे हैं और दूसरे वो जो सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो मरे नहीं हैं। इसलिए जीवन को जिंदा दिली से जीने की कोशिश कीजिए हर पल। नमस्कार।